रेणुकूट में मैं वहां गया था बहुत पहले, जब मैं मिनिस्टर था, तो वहां कार्यक्रम किया था। तो एक बीमारी पकड़ में आई कि बिजली पैदा होती है सोनभद्र, और बिजली चली जाती है कहाँ, लखनऊ। यहाँ के लोगों को मिलवे नहीं करती। बोलो सही है गलत है? इसका रीजन आप जानो, इसके संबंध में जानकारी करो। 403 विधायक पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, चुन के जाते हैं 403 विधायक। सदन के अंदर आपके जिले से जो भी विधायक चुन के गया, आपकी बीमारी सदन के अंदर, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, सदन के अंदर जब ओम प्रकाश राजभर इस बिजली के सवाल पे जब सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी के सामने जब बात रखता था, तो कोई भी विधायक, चाहे आप जिले का विधायक, चाहे किसी जिले का विधायक, हम यही बात होते हैं कि भाई बिजली पैदा होती है सोनभद्र, और बिजली सोनभद्र में 4 घंटा और कुछ ऐसे इलाके हैं, सरकार की सोच है कि देहात में ग्रामीण इलाकों में 8 घंटा और शहरों में 24 घंटा, लेकिन कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व का सरकार की जो मंशा है, जो नीयत है, उनकी नीयत और मंशा पर हमारे अधिकारी जो बिजली विभाग के हैं, उनमें भी कहीं न कहीं कमी नजर आ रही है। इस बात को लेकर के हमारे साथी बहुत से लोग हमको रसीद देते हैं, बिजली का बिल देते हैं कि साहब हमने कनेक्शन लगाया, हमने कृषि के लिए पंपिंग सेट के लिए 2 हॉर्स पावर लिया, और उसके बाद हम बिल नहीं दे पाए, और कुछ दिन के बाद हमारा कमर्शियल घोषित हो गया, अब 4 गुना बिल ज्यादा आने लगा। और इधर क्या हुआ, आप लोग भी गलत फहमी में पड़ गए। सरकार की तरफ से एक ठेकेदार ने ठेका लिया, टेंडर निकला कि गरीबों के घर स्मार्ट मीटर या पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगा दिया जाए। जब बिजली का बिल जो आप खर्चा करेंगे उस हिसाब से बिल आएगा। अब वो ठेकेदार क्या समझाया आपको, आपका वो आधार कार्ड ले लिया, और ठेकेदार कहा कि ये फ्री में लग रहा है। बोलो यही ने ठेकेदार कहा कि ये फ्री में लग रहा है। और जब किसी ने पूछा कि बिजली का फ्री में है, अब आपने सुन लिया और मान लिया। अब आधार कार्ड वो लेकर के आपको मीटर लगा दिया, और पूरी सूची बना के सरकार के यहाँ सुपुर्द कर दिया कि फला के यहाँ हमने ये आधार कार्ड है, फला के यहाँ हमने स्मार्ट मीटर लगा दिया। अब आप तो सोच रहे हो कि फ्री वाला बिजली है। अब 4 साल बीता, 5 साल बीता, 6 साल बीता, तब पता लगा 10,000 15,000 का बिल लेकर नहीं आगे। सुनमती जी बोलो सही है ना? एक ही बार में आ गया, तब आप छटपिया रहे हो कि ये कैसे बिल आ गया। इसमें कहीं न कहीं कमी हमारी आपकी भी है, क्योंकि सही बात की जानकारी, देखिए सही बात की जानकारी का न होना। अगर स्मार्ट मीटर लगाने वाला ठेकेदार समझाया होता, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता अगर ये बात बताया होगा कि भाई देखो स्मार्ट मीटर तो फ्री लग रहा है, लेकिन आप मिट्टी का तेल जब जलाते थे, डेबरी क्या कहते थे उसको, डेबरी या लालटेन, जब आप जलाते थे तो 150-100 रुपए का मिट्टी का तेल आप खरीदते थे, हर महीने खरीदते थे। अगर वो ठेकेदार या नेतृत्व करता ये समझाया होता कि भाई देखो मीटर तो मैं लगा दे रहा हूँ, बिजली जब आपका कनेक्शन होगा, लेकिन आपको इसका बिल देना पड़ेगा। जिस तरह मिट्टी का तेल का 100 रुपया देते हो, उसी तरह 100 रुपया आपको हर महीना खाली जमा करो, तो आपको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। इसी मिट्टी के तेल से ही काम चल जाएगा। अगर आप लगाओगे, एसी लगाओगे तो ज्यादा बिल आएगा। मिट्टी का तेल से तो भाई लालटेन या डेबरी चलती थी या स्टोव चलता था, लेकिन आप अगर उधर करोगे, पंखा चलाओगे,
तो ज्यादा बिल लगेगा। ये बात अगर बताया गया होता तो हमको अंदाज है कि 4 साल 5 साल 6 साल हम लोग बिल को नहीं रोकते। हम लोग आज 10-10 हजार 20-20 हजार 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए तक का हम देख रहे हैं बिल आया हुआ है, और गरीब के हम लेके दौड़ रहे हैं कि जल्दी जमा करो, नहीं काट उठ के केजी लेके चले जा रहे हैं। अभी ऊर्जा मंत्री से इस मामले में हमारी 3 बार चर्चा हुई। अभी इसी महीने हमने उनसे कहा कि इसका समाधान आप निकालो। प्रमुख सचिव ऊर्जा है महेश गुप्ता जी, उनके यहाँ बैठ करके चर्चा कराया कि इसका समाधान कैसे होगा। उन्होंने कहा कि एक दिन मंत्री जी रहे, आप रहिए, सब लोग हैं तो चर्चा हो। इस बात को मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा कि मैं गांव में जाता हूं और बिजली के सवाल पर यह समस्या पैदा हो रही है गांव में। उन्होंने कहा कि नहीं, ये खबर हमारे यहाँ भी आ रही है, हमके तो खबर आ रही है तो भाई ये बीमारी ठीक करो, जैसे भी हो गरीबों को राहत मिले। अब सोनभद्र का इलाका है, इस इलाके में अब गरीब कमजोर जंगल काट के पत्थर ढकेल के थोड़ा समतल बना दे रहा है। थोड़ा जहां समतल हुआ खेती करने वाला तैयारी हुआ, एक बार खेती किया तब पता लगा तो कुछ चालाक लोग पहुंच जा रहे, खाली करो। बोलो ये बात है ना सोनभद्र में है, होता है ना ऐसा, खाली करो। ये बात मैंने मुख्यमंत्री को कम से कम 6 बार बता चुका। ये आपके यहाँ ही नहीं और इलाकों में भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं। जो गरीब कमजोर सरकारी जमीनों में बस गया है उसको उजाड़ा जा रहा है। इस बात को बार बार मैं मुख्यमंत्री को बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो बात कही जा रही है, लेखपाल सही रिपोर्ट नहीं दे रहा है, कानून को सही रिपोर्ट नहीं दे रहा है। आपसी झगड़े में जो गांव में आपसी गुटबंदी है, कोई आदमी चला जा रहा हाई कोर्ट से आदेश हो जा रहा है कि भाई गिरा दिया जाए। अब हाई कोर्ट वहाँ उनको क्या पता है कि वहाँ घर कब का बना है, कोई 80 साल से बसा है, कोई 50 साल से, कोई 40 साल से, लेकिन कोर्ट को पता नहीं कि ये मकान कब का है। आदेश हो गया तो अधिकारी गिराना शुरू कर देते हैं। लेकिन जहाँ हमारे जैसे लोग दखल अंदाजी लेते हैं तो फिर रिपोर्ट तैयार करा करके हाई कोर्ट को भी भिजवाया जाता है कि यहाँ 50 साल से सैकड़ों बस्तियां बनी है, पक्के मकान है, उसको गिराया नहीं जाता। रुक जाता है। लेकिन इसके लिए हमको आपको जागरूक होना पड़ेगा, इसके लिए हमको आपको लड़ना पड़ेगा। अब चुनाव आता है तो जो चालाक लोग हैं, मजबूत लोग हैं, गरीबों को गोलियां खेले जाके बूथ को उठ तो दिलवा देते हैं। बोलो यही तो बात होता है। गरीबों को ललकारते हैं कि चलो बूथ पर भाई वोट देना है। भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको पावर दिया है वोट देने का, हम लोग भी चले जाते हैं और जिसको कहते हैं दे देते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर समस्या पैदा होती है, किसी चीज की समस्या हो, चाहे पानी की हो, चाहे जमीन की हो, चाहे जंगल की हो, कोई समस्या होती है तो फिर वो नेता जो नेता चुन के भेजता उसके पास इस समस्या को कहने के लिए और समस्या को निदान कराने के लिए, फिर वो नेता वहां सदन के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं करता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? हमारी बात बहुत कड़वी होगी। मैं सदन में हूं, मैं भी विधायक हूं, हमारी पार्टी से 6 विधायक हैं। हम सदन के अंदर खड़े होते हैं तो हम अपनी बात नहीं, जनरल बात करता हूं। गरीब कमजोर वंचित शोषित जो हैं उनकी बात, क्योंकि गांव में जाता हूं, उनकी समस्या को समझता हूं, उस समस्या को लेकर सदन के अंदर लड़ता हूं। मुख्यमंत्री से लेकर अभी 18 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री जी से मेरा दिल्ली में 1 घंटे इसी पे चर्चा हुई कि जो समस्या आपकी है इस समस्या का निदान कैसे हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा, ओम प्रकाश राजभर जी आप इतनी जानकारी रखते हो, मैं गांव में रहता हूँ, गांव में पला हूँ और गरीबों के बीच में घूम घूम करके उनको देखता हूँ, उनको टटोलता हूँ। इस नाते आपसे कह रहा हूँ, सबसे पहले जब इस देश में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था तो सबसे पहले सावित्रीबाई फुले ने खुद उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले ने विद्यालय खुलवाया और सावित्रीबाई फुले को पढ़ाकर खुद उनको टीचर बना करके पढ़ाने का काम शुरू किया। तो सावित्रीबाई फुले पहली लड़का है जो महिलाओं को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार दिया है। ये ध्यान रखना। कई सवाल करेगा कोई आपसे पूछे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में तो सारी चीजें निहित कर दी। जो गौतम बुद्ध जी ने कहा
जो बात महात्मा ज्योतिबा फूले ने कही, जो लड़ाई सावित्रीबाई फूले ने लड़ी, जो छत्रपति साहू जी महाराज ने लड़ा, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो लड़ाई लड़ी, सारी चीजों का निचोड़ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान में ला करके निहित कर दिए। आज पूरा देश संविधान से चल रहा है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को तो हम सब लोग 5% लोग जानते थे जब तक कांशीराम जी नहीं आए थे। जब माननीय कांशीराम जी आए दिल्ली की पार्लियामेंट में, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगी, तब पूरा देश बाबा साहब को जानने लगा। नहीं तो बाबा साहब को भी दबा करके रखा गया था कि कोई जानने न पावे। इस नाते हम आपसे कह रहा हूं कि महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार, सबसे पहले अगर शिक्षा का दरवाजा महिलाओं के लिए कोई खोला तो सावित्रीबाई फूले ने खोला। अगर कोई सवाल करे, कहीं पूछे, तो इसका उत्तर बेहिचक आप देना। तो जो सुझाव, जो सोच सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, गौतम बुद्ध जी, हमारे तमाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, हमारे छत्रपति साहू जी महाराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तमाम महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, उसी संघर्ष को तो हम लोग भी करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि जो निचली पायदान पे खड़ा है उसको ऊपर ले आओ। वो क्या रहा है, वो क्या रहा है? गौतम बुद्ध जी ने तो भी यही बात कही। यही बात तो सभी महापुरुषों ने कही। सही बात की जानकारी हम आपसे यही कहूंगा कि पहले तो कहा जाता था, नेता लोग कहते भी थे, जो समाज के सुधारक लोग थे, कि आधी रोटी खाओ लेकिन बेटा बेटी को पढ़ाओ। उपदेश देते थे लोग। लेकिन हम आपसे कहूंगा कि देखो, बेटा पढ़ता है तो एक परिवार सुधरता है, बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार सुधरता है। जब तक बेटी मायके में रहती है, माँ बाप भाई की सेवा करती है, जिस दिन बेटी की शादी हो जाती है, ससुराल चली जाती है, तो सास ससुर की सेवा करती है, 2 परिवार सुधरता है। इस नाते कभी भी बेटा बेटी में भेदभाव नहीं। जितनी ताकत ऊर्जा बेटा को पढ़ाने में लगाते हो, उतनी ताकत ऊर्जा बेटी को भी पढ़ाने में लगाओ, क्योंकि वो लक्ष्मी है। आज आपको आश्चर्य होगा, आज जो पढ़े लिखे, जो समझदार लोग हैं, जब घर में बेटी पैदा होती है तो वो खुशी खुशी कहते हैं घर में लक्ष्मी आई, लक्ष्मी पैदा हुई है। हमारे आपके घर में क्या होता है? बेटा पैदा होगा तो पता लगेगा कि जमीन पर पैर नहीं पड़ेगा, है ना? ऐसा बेटा पैदा होता है घर में तो जमीन पर पैर नहीं पड़ता है। पूरा ये घरे से वो घरे, पूरा 10 घर जलाने का काम करते हो। और जिस दिन घर में बेटी पैदा हो जाती है तो तेरे पैर में पत्थर बांध दिया जाता है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाती हो। जितना सोहर बेटा के पैदा होने में गाती हो, उसका दुगुना सोहर बेटी के भी पैदा होने में गाना चाहिए। ये हमारा आपसे सुझाव और निवेदन है। ये मत सोचना वही बेटी कल जाएगी जब ससुराल तो उसको भी कहेगी, सुझाव देगी कि मैं पैदा हुई थी तो मेरे माँ बाप ने अपने घर में सोहर गाया था, गीत गाया था, तब उसके घर में भी बदलाव आएगा। बदलते हुए युग में बदलाव की दुनिया में हम आपको ले जाना चाहते हैं साथियों। इस नाते हमारा फोकस, हमारा सुझाव, हमारी लड़ाई बदलाव की तरफ है। हम चाहते हैं कि देखिए, हम एनडीए में शामिल हैं। हमने प्रधानमंत्री जी से भी कहा, उन्होंने पूछा कि गरीबों की दुर्गति का क्या क्या कारण है। हमने कहा कि माननीय आप प्रधानमंत्री हो, एक बीमारी हमने पकड़ा है और मैं गांव में जाता हूं, ज्यादातर उससे सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो महिलाएं हैं। आप भी यहाँ हो, जो मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया हूं, आप बताओ। हमने उनसे कहा कि भाई देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रदेश गुजरात, आप जहां से आते हैं गुजरात, वहां शराब बंद कर दिया आपने। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं किया। वो आजादी के पहले लड़ाई में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा कि जब देश आजाद होगा तो देश में शराब बंद होगी। इस नाते उन लोगों ने बंद कर दिया। हमके तो आप प्रधानमंत्री हैं, हम जहां जाते हैं वहां पूछते हैं कि भाई बताओ शराब बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग बताओ, कितने लोग चाहते हो कि शराब बंद होना चाहिए? हाथ उठाओ। शराब बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए ना? दोनों हाथ उठाओ। हमारे पत्रकार भाई लोग परेशान हैं।
ये बात मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ? देखो ये बात मैंने देश के प्रधानमंत्री जी के सामने एकदम बंद करवाइए गांजा दारू। ये बात मैंने देश के प्रधानमंत्री जी के सामने इसको इसी बार नाते रखा कि जब गुजरात बंद हो सकता है, पांडिचेरी बंद हो सकता है, बिहार में भी बंद हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद होना चाहिए ताकि यहाँ गरीबों का कल्याण हो। इस बात को लेकर के हम लोग संगठन के माध्यम से हम लोग देश का जो सिस्टम है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो सिस्टम दिया है, वो सिस्टम के तहत हम लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं। और साथ ही आपको बताऊं आगे दूसरी चीज क्या है, मैं विधायक हूं जहूराबाद और दूसरा टर्म में 6 साल के ऊपर हो गया और 6 साल के अंदर गरीबों के इलाज या ऑपरेशन के लिए मैंने 17 करोड़ रुपया अब तक दे चुका। विधायक की हैसियत से, अपनी कलम की दस्तखत से, अपने लेटर पैड पे लिख करके मैंने 17 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज ऑपरेशन के लिए दिया। जो भी एस्टीमेट बनवाकर सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवाकर हमको दे दिया, बीमारी में कितना इलाज होगा, ऑपरेशन में कितना खर्चा लगेगा, डॉक्टर से बनवा के दे दिया और आय प्रमाण पत्र दे दिया, आधार कार्ड दे दिया। अगर डॉक्टर ने लिखा कि 10 लाख रुपया लगेगा तो 10 लाख रुपया उसके खाते में, अस्पताल में मैं 8 दिन के अंदर उसके खाते में भिजवाने का काम करता हूँ। ये काम प्रकाश राज करता है। और आप लोगों से भी कहूंगा, पहले तो मैं चाहूंगा कि ऊपर वाला किसी को बीमार न करे भाई। यदि कोई बीमार होता, इलाज कराना है, ऑपरेशन कराना हो, तो सरकारी हॉस्पिटल से आप एस्टीमेट बनवा लो। एस्टीमेट अंग्रेजी शब्द है, मतलब बीमारी में, ऑपरेशन में कितना खर्चा लगी उतना का डॉक्टर कागज बना दे, लिख दे कि इतना इतना रुपया इनके, इतना इतना मद में, दवाई में इतना, ऑपरेशन में इतना, कुल बना के डॉक्टर दे दे। और दे न दे तो नेतन के बता दे, ये लोग बनवा दे। ये लोग फोन कर देंगे सीएमओ सीएमएस को, उसकी औकात नहीं है कि जो एस्टीमेट में बना लो। तहसील से आय प्रमाण पत्र खाली बनवा लो और अपने आपके पास जो आधार कार्ड है उसकी फोटो कॉपी 3 पेपर हमको दे देना। आपका पैसा 10 दिन के अंदर आपके हॉस्पिटल पहुंच जाएगा और गरीब का इलाज फ्री में करने का कानून बन जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ये पैसा मैं देने की मैं गारंटी लेता हूँ। आपका विधायक करे न करे मुझसे उससे नहीं मतलब। आपका सिर्फ 3 पेपर, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, एस्टीमेट, दवाई के खर्चे का ब्यौरा, कितना रुपया, उतना रुपया 10 दिन के अंदर आपके हॉस्पिटल में हम पहुंचा देंगे। जो आपके यहाँ आपका मोबाइल नंबर उसमें ऐड होता है, उस मोबाइल नंबर पर हॉस्पिटल से आपको फोन आ जाएगा कि आप भैया आके अपना, आपका रुपया आ गया है, आप अपना ऑपरेशन करा लो, इलाज करा लो, हॉस्पिटल से सूचना आ जाएगी। ये काम मैं अपनी दस्तखत से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी में दवाई का पैसा देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के सिस्टम में मैं एथराइज हूँ, मैं एमएलए हूँ। कोई भी एमएलए लिख सकता है। अब आप बताओ, कोई एमएलए 5000 रुपया दिया दवाई बदे? बोलो दिया? नहीं दिया। जबकि ये अधिकार, ये पावर, कितना पावर हमारे पास है, उतना पावर आपके क्षेत्र के विधायक के पास है। लेकिन ये विधायक डरते हैं कि हम लिख देंगे। वंचित शोषितों के सवाल पे जहां भी लड़ना होता है दिल खोल करके लड़ता हूं और मन बना करके लड़ता हूं और मंजिल तक लड़ाई को पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इस नाते आपको कह रहा हूं कि भाई देखो, जो समस्या है उस समस्या के निदान के लिए हमको, आपको संगठित होकर लड़ने की जरूरत है। आप पहले बताओ, हम जो बात को बोल आपने हमारे यहाँ पहुंचा दिया तो मैं उस चिट्ठी को, किसी विभाग का होगा, उस विभाग को चिट्ठी लिखूंगा तो वो चिट्ठी का जवाब आपके घर तक पहुंच जाएगा। इतना हम आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। इस नाते कि हम संविधान के दायरे में, जनता ने चुना है एमएलए और हम जनता के बल पे हैं, जनता की ताकत से हैं। तो जनता की ताकत का इस्तेमाल जब तक पावर में है
तब तक उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस नाते आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग सब लोग संगठित होकर हम लोग जब तक नहीं लड़ेंगे, और फिर मैं कह रहा हूँ सोनमती जी आपसे, पुनः इनका जोरदार ताली बजा के स्वागत के लिए आप लोग चौपाल लगाओ। देखो पार्टी में महिला मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पूरी टीम है। हजारों महिलाओं को हमने तैयार किया बोलने लायक। आप चाहो जहां भी, कोई जरूरी नहीं कि हमको 1000 की भीड़ हो, आप 200 जुटाओ, 100 को जुटाओ, 500 जुटाओ, लेकिन वहां महिलाओं को बोलने के लिए प्रेरित करो, उनको सिखाओ। जब तक कि हमारी माताएं बहनें बोलने न लगे, जबरी इनको माइक पर खड़ा करो। अगर ये भागे, इनको 2 आदमी पकड़ करके, नहीं चलो माइक पर बोलना है आपको, नहीं अगर ये बोल सकती हैं तो माइक पर खड़ा करके इनसे कहो कि चलो गालिए हमको। कुछ तो करें ये भैया, जब तक ये कुछ नहीं करेगी तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो साथी, अभी हमको जाना है बिहार, कल हमारा कार्यक्रम बिहार में है। हम तो सोचे थे कि हम टाइम से आ जाएंगे, बलिया से ही मैं चला 10 बजे, लेट हो गया, मुझे कुछ कागज पे दस्तखत करना था, उसमें देर हो गया, इस नाते नहीं पहुंच पाया। 10 बजे वहां से चला, यहाँ आते आते हमको अंदाजा 2:30 बज गया। तो एक नारा हम लोगों का लगे जो हमारी समस्या है, हम बोलेंगे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सब लोग खड़ा हो जाइए, नारा लगे। हम बोलेंगे जो जमीन सरकारी है, तो आप बोलेंगे वो जमीन हमारी है। हम ये नारा शुरू करते हैं सोनभद्र से, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है। यहाँ से जाने के बाद कब्जा मत करिएगा। अभी इसके लिए कानून बनाने के लिए हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से मिलकर के इसके डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद तब फिर इस पे हम कानून बनाएंगे, और कानून बनवा करके आप लोगों की बीमारी को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय सुहेलदेव, जय भारत।